हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मेंटेनेंस को कैसे घटा सकते हैं। यानी कि मेरे को लगता है कि अभी तक इतना कंटेंट देखने के बाद आप सबको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि लगभग उन सारे केसेज में जहां लड़की कुछ कमाती नहीं है, आपके ऊपर मेंटेनेंस की एक अमाउंट लग जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेंटेनेंस की अमाउंट लगनी है उसको कम कैसे किया जाए। इसी चीज की लड़ाई है, क्योंकि लड़की पक्ष चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस लग जाए और पति पक्ष चाहता है कि कम से कम मेंटेनेंस लगे। अब इसको लीगली आप कैसे घटा सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ताकि आपका जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर हो वो रीजनेबल हो। क्योंकि यदि मेंटेनेंस ऑर्डर हद से ज्यादा हो जाता है तो लड़की वाले फिर कभी भी कंट्रोल में नहीं आते हैं और आपके ही पैसे से आपके ऊपर केसेज करते रहते हैं। देखिए, होता क्या है कि लड़की की टेंडेंसी होती है कि वो आपकी सैलरी को बढ़ा चढ़ा के लिखती है और बहुत बड़ा अमाउंट आपसे क्लेम करती है। यानी कहती है 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, जबकि वास्तव में आपकी सैलरी 50,000 ही होती है, और कहती है इस 1 लाख में से 50,000 उसको दिलाया जाए, जबकि एक्चुअल में 50,000 ही आपकी सैलरी है। तो ऐसे में दोस्तों कई बार आप मेंटली परेशान होने लगते हो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी सैलरी स्लिप कोर्ट में सबमिट होगी उसी के आधार पर मेंटेनेंस लगना है। अब लेकिन आप कैसे उसको कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 50,000 है। अब आप उसको कैसे कम कर सकते हो मेंटेनेंस को। उसका पहला पॉइंट है कि सैलरी के अलावा अगर आपकी किसी अदर सोर्स से भी इनकम है तो उस इनकम को बिल्कुल आप हटा दो। यानी आपका जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए वो आपकी सैलरी होनी चाहिए। सेकंड, आपका जो एम्प्लॉयर है आप उससे तुरंत बात करो। आप किसी कंपनी में वहां के एचआर से बात करो कि साहब मेरी जो ये सैलरी है, मेरे साथ एक इशू चल रहा है, मुझे इसे कम करना है, तो लीगली डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से मैं कैसे इसको कम कर सकता हूं। कैसे, कई सारे ऐसे केसेज आते हैं दोस्तों हमारे पास, जहां पे लड़का अपने एचआर से अपनी कंपनी से बात करता है, कंपनी वाले कहते हैं आप ऐसा कर लो, और उसकी सैलरी 5-10 हजार रुपए कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, आपकी सैलरी में 10,000 का भी फर्क पड़ जाता है लीगली। आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको ऑप्शन बताता है, तो उससे ही हो जाएगा 50 की जगह अगर आपकी सैलरी 40 दिखाई दे रही है तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा आपकी मेंटेनेंस अमाउंट में। तीसरा दोस्तों, कई बार ये होता है कि अपने अकाउंट स्टेटमेंट में आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो, जिससे कोर्ट एजम्पशन लगाता है कि आपकी सैलरी के अलावा भी अदर इनकम है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपका जो अकाउंट है उसमें सैलरी के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन आप ना दिखाएं बिल्कुल भी, ताकि आप कल को जस्टिफाई कर सके कि सैलरी के अलावा आपकी कोई और इनकम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि आप अपना जब रिप्लाई फाइल करें तो उसमें क्लियरली मेंशन करें कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, आप पर कितने डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट को अगर कोई मेडिकल इशू है, आपको अगर कोई मेडिकल इशू है, आप कहीं पे रेंट देते हैं, आप कोई लोन की ईएमआई देते हैं, आप सारी लायबिलिटीज कुछ भी मत छोड़िए, सब कुछ आपके रिप्लाई में मेंशन होना चाहिए। आपकी उसमें नेट सैलरी को शो करिए कि मेरा शुद्ध वेतन इतना है डिपार्टमेंटल डिडक्शन के बाद, और इतनी इतनी मेरी लायबिलिटी है। अब दोस्तों इसके बाद फिर लास्ट चीज आ जाती है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छा करना होगा। आप स्वयं कर रहे हैं या आपके बिहाफ पे आपके कोई वकील साहब कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अप टू द मार्क होना चाहिए, वरना सब कुछ होते हुए भी आप सब कुछ हार जाते हो। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट जब आप करते हैं तो उसके साथ साथ आपको रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी जरूर फाइल करना है। क्योंकि देखो, कोर्ट पर डिपेंड करता है, हर एक कोर्ट, हर एक जज जो वहां पे बैठते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। कोई किसी तरह से मामले को देखता है, कोई किसी तरह से, तो जजमेंट कुछ भी हो सकता है। इवन कई बार आप लोगों का ऐसा कहना होता है कि साहब आर्ग्यूमेंट जब हमने करे हमने सब कुछ बताया था, लेकिन जब जजमेंट आया हमारे आर्ग्यूमेंट का पार्ट उसमें है ही नहीं। तो इसलिए आपको आज के समय पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट जरूर देने चाहिए। यानी आप पहले वर्बल आर्ग्यूमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप कोर्ट को कहिए सर मैं इसे रिटर्न से कंक्लूड करना चाहता हूं, ये मेरे रिटर्न आर्ग्यूमेंट है और ये इसकी कॉपी मैं दूसरे वकील साहब को प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे अगर कभी जजमेंट ऊपर नीचे आपका हो भी गया, जिसके चांसेस काफी कम हो जाएंगे रिटर्न देने के बाद, तो कम से कम जब आप अपर कोर्ट में जाएंगे तो सारी चीज, सारा आर्ग्यूमेंट आपका ऑन रिकॉर्ड रहेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। और इसके बाद भी अगर अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि आपका मेंटेनेंस ऑर्डर गलत हो गया, जितना होना चाहिए तो उससे बहुत ज्यादा हो गया, अनरीजनेबल हो गया है, तो आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ऑर्डर हुआ उसकी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए और अपर कोर्ट में आप उसको चैलेंज कर दीजिए एक स्टे पिटीशन के साथ में। क्योंकि जितना आप रुकेंगे उतना आपकी चीजें टाइम बाढ़ भी होती जाती हैं, और दूसरा उतना ज्यादा आपका एरियर का बर्डन भी बढ़ता चला जाता है। तो रुकने का कोई सवाल नहीं है। जैसे ही मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ तुरंत सर्टिफाइड कॉपी लीजिए और तुरंत कंसल्ट कीजिए किसी एडवोकेट से जो आपके लिए वहां पर अपील कर सके या क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर सके, जिसके थ्रू आपके मेंटेनेंस को चैलेंज किया जा सके। तो इस तरह से अगर आप दोस्तों मेंटेनेंस केस में थोड़ा सीरियसली चलेंगे तो आप सामने वाली पार्टी की कमर तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी बैकबोन मेंटेनेंस अमाउंट ही होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।